नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण में से रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य पदों का वह सुव्यवस्थित समूह होता है जिसका एक सार्थक एवं पूर्ण अर्थ निकलता है। वाक्य बनने का पदक्रम है वर्ण, फिर वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य। अब यहाँ पर पहले वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द जो है उसके सार्थक समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है और वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो आपका पद कहलाता है। आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता और उसका विस्तार ही उसका उद्देश्य कहलाता है। दूसरा देखिए विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। एक उदाहरण देखिए, राम विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे राम जो है वो उद्देश्य है और विद्यालय जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो यह आपका विधेय हो गया। अब आप लोगों ने बच्चों याद होगा 9वीं कक्षा के अंदर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखे थे। एक बार उसे दोहरान करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो हैं आपके 8 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका विधानवाचक वाक्य, जिसे सामान्य कथन भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम विद्यालय जाता है। दूसरा देखिए निषेधात्मक वाक्य, जिसे निषेधात्मक या नकारात्मक भाव होता है जिसके अंतर्गत। उदाहरण देखिए, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। तीसरा देखिए आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा, आदेश, निर्देश देना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखिए, शाम को बुलाओ। अगला वाक्य देखिए संदेहवाचक वाक्य, जहाँ पर संदेह प्रकट किया जाए। उदाहरण देखिए, बरसात हो रही होगी। अगला वाक्य देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण, आप कहाँ रहते हैं? अगला देखिए इच्छावाचक वाक्य, शुभ इच्छा प्रकट करना जिसके अंदर भाव होता है। उदाहरण, आप दीर्घायु हो। अगला भेद देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य, हर्ष, दुख, घृणा, इनके जो भाव प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं वो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। उदाहरण देखिए, आह कितना सुंदर उद्यान है। अगला देखिए संकेतवाचक वाक्य, एक बात की दूसरे पर निर्भरता। उदाहरण देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो बच्चों, ये जो थे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद थे, ये हमने 9वीं कक्षा के अंदर पढ़े थे। आज जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है उसमें 3 भेद आते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा आता है आपका मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले हम सरल वाक्य की ओर चलते हैं। सरल वाक्य, अगर वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहेंगे। साथ ही
जिसमें एक ही मुख्य क्रिया भी होती है। अर्थात क्रिया जो है वो एक मुख्य होती है। उदाहरण देखते हैं। मोनिका पत्र लिखती है। यह हमारा उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक ही है। इस कारण से ये सरल वाक्य होगा। दूसरा देखिए, चाचा जी काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा उद्देश्य भी एक है, विधेय भी एक ही है। तीसरा उदाहरण देखिए, माताजी खाना पका रही है। यहाँ पे भी हमारा उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। गोविंद पुस्तक पढ़ता है। बच्चा सोता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। राजू खाना खाता है। श्याम गीत गाता है। रामू खेलता है। ये जितने भी यहाँ पर वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं, इन सभी वाक्यों के अंदर हमारा जो उद्देश्य है वो एक है और जो विधेय हो रहा है वह भी एक ही है। अब हम चलते हैं दूसरे भेद की ओर, जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। इसका अर्थ देखते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक समान स्तर वाले साधारण वाक्य हों तथा जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें और, तथा, लेकिन, परंतु, या, इसलिए आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मुख्य वाक्य अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता। उपवाक्य होते हुए भी उसमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। वाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। ये वाक्य आश्रित न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त वाक्य के अंदर एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, किंतु उनका अस्तित्व जो होता है वह स्वतंत्र होता है, अर्थात उनका स्वतंत्र अर्थ प्रकट होता है। अगर हम इनको पृथक करके देखें तो भी इन वाक्यों का अर्थ पूर्ण समझ में आता है। और ये जो वाक्य हैं आपके संयुक्त वाक्य, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे और, तथा, लेकिन, परंतु, इसलिए ये जो आपके हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस रुक गई। अब देखिए पहला वाक्य क्या आ रहा है इसके अंदर, कंडक्टर ने सीटी बजाई। समझ आ रहा है आपको पूरा वाक्य। दूसरा वाक्य देखिए, बस रुक गई, ये दूसरा वाक्य है। अगर हम इसको पृथक कर देते हैं तो इसका अर्थ जो है अपने आप में पूर्ण है, लेकिन और जो शब्द है हमारा वो हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, आप पहले भोजन करेंगे या आपके लिए दूध ले आऊं। अब यहाँ पे फिर दो वाक्य आ रहे हैं आपके। पहला, आप पहले भोजन करेंगे, अपने आप में अर्थपूर्ण है इसका बच्चों। दूसरा देखिए, आपके लिए दूध ले आऊं। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है और हमने इसको जोड़ने के लिए या शब्द का प्रयोग किया है।
और या शब्द जो है वो समुच्चय बोधक जो है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। अगला देखिए, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। इसमें भी अर्थ आप अपने आप में समझ आ रहा है कि आप क्या लेना चाहेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, हमें अपने देश तथा जाति पर अभिमान होना चाहिए। तो मतलब देश पर भी अभिमान होना चाहिए और जाति पर भी अभिमान होना चाहिए। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है वो देखिए आप। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका संयोजक। इसमें उपवाक्यों में परस्पर मेल प्रकट होता है। उदाहरण देखें, सीता नाच रही है और गीता गा रही है। तो यहाँ पर जो है संयोजक है, मतलब संयोग बताया गया है कि सीता तो क्या कर रही है, नाच रही है और गीता गा रही है। ठीक है। दूसरा देखिए, विभाजक। इसके उपवाक्यों में परस्पर विरोध प्रकट होता है, विभाजक किया जाता है, कहीं ना कहीं विरोध की भावना प्रकट होती है। मोहन पढ़ रहा है किंतु सोहन खेल रहा है। अगला देखिए इसका तीसरा, विकल्प दर्शक। इसके दोनों उपवाक्यों में विकल्प प्रकट होते हैं, अर्थात आपको विकल्प दिया जाता है। जैसे तुम चाय पियोगे या दूध, यहाँ पे आपके सामने विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ऐसे वाले वाक्य भी जो हैं वो संयुक्त वाक्य ही होते हैं। अगला देखिए, परिमाण बोधक। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम का फल होता है। उदाहरण देखिए, तुमने कठिन परिश्रम किया इसलिए उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पे पहला जो वाक्य है उस कारण से दूसरा वाक्य प्रभावित होता है, अर्थात उसका परिणाम निकलता है या फल मिलता है। तो इस वाले वाक्य में देखिए क्या बताया जा रहा है, तुमने कठिन परिश्रम किया और इसी कारण से तुम क्या हो गए हो, उत्तीर्ण हुए हो। ठीक है। तो बच्चों, आज जो है हम रचना के आधार पे वाक्य भेद का यहीं तक अध्ययन करेंगे। तीसरा जो भेद है हमारा मिश्र वाक्य, उसका हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे।